रितिका ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन खाने से ज्यादा उसका ध्यान अपने हाथों में पकड़े हुए फोन पर था, जिस पर उसने न्यूज चैनल चला रखा था, क्योंकि अभी एक प्रोजेक्ट का टेंडर निकलने वाला था और आज उसकी नॉमिनेशन लिस्ट निकलने वाली थी। और जैसे ही रितिका ने उस लिस्ट के बारे में सुना, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस लिस्ट के टॉप पर परी इंडस्ट्रीज का नाम था। परी इंडस्ट्रीज मतलब आगाज चौहान की इंडस्ट्रीज। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब समस्तिका और आस्तिक उस पहाड़ी से कूद गए थे, तो उनके जाने के बाद आगाज ने भी चौहान इंडस्ट्रीज और चौहान मेंशन दोनों छोड़ दिया था। उसके मन में ये गिल्ट था कि वो हमेशा यही सोचता रहा कि समस्तिका उसकी प्रॉपर्टी चाहती है। समस्तिका की नज़र चौहान प्रॉपर्टी पर है, इसलिए उसने सोच लिया था कि जब तक समस्तिका उसे वापस नहीं मिल जाती, तब तक वो भी चौहान प्रॉपर्टी और चौहान मेंशन में अपना कदम नहीं रखेगा। बेशक से उस दिन उसने उन दो लाशों को देखा था, जो बिल्कुल समस्तिका और आस्तिक की बॉडी की तरह लग रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि समस्तिका इतनी कमजोर नहीं हो सकती। वो आस्तिक के साथ सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जिस आस्तिक के लिए उसने दुनिया भर की दरिंदगी सह ली, भला वो उसको लेकर सुसाइड कैसे कर सकती है। इसलिए उसके दिल के अंदर एक उम्मीद जिंदा थी और उसने सोच लिया था कि जब तक समस्तिका वापस नहीं आएगी, तब तक वो उसका इंतजार करेगा। बेशक से फिर उसे पूरी जिंदगी ही इस इंतजार में क्यों न गुजारनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर एक तकरीबन 5 साल का बच्चा पालने में लेटी हुई एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रहा था। पालने के ऊपर टॉयज बंधे हुए थे, जो जब भी हिलते तो उनमें से छन छन की आवाज आती और उस छन छन की आवाज को सुनकर वो गुड़िया खिलखिलाकर हंसने लगती। उसके नाजुक से हाथ जब एक दूसरे के साथ मिलते, तो उसके होठ जो मुस्कुराने के लिए खुलते, वो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। तभी वो 5 साल का बच्चा, जो कोई और नहीं आस्तिक था, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरी आसी क्या खाएगी? मेरी आसी को भूख लगी है, मेरी आसी खाना खाएगी। तभी पीछे की तरफ से आवाज आई, आप पहले आसी की बात छोड़िए, आप पहले मुझे बताइए आस्तिक, क्या आपने खाना खाया? ये सवाल सुनकर आस्तिक की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर समस्तिका खड़ी थी। समस्तिका को देखकर उसके चेहरे पर नर्वसनेस नजर आ रही थी, क्योंकि उसने अभी तक खाना फिनिश नहीं किया था। वो जल्दी से समस्तिका की तरफ आया और बोला, आई एम सो सॉरी माँ, लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाया, मुझे भूख ही नहीं लगी थी। मैं आसी का ख्याल रख रहा था, आपने कहा था ना कि आसी का ख्याल रखना है। समस्तिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर बैठते हुए बोली, मैंने आपको आसी का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि आपको पूरा टाइम आसी के पास ही खड़े रहना है। आपको अपना खाना भी तो फिनिश करना था ना। उसके बाद आपको होमवर्क भी करना होगा। समस्तिका की बात सुनकर आस्तिक मुंह बनाते हुए बोला, मुझे स्कूल नहीं जाना, सब लोग मुझे स्कूल में बुली करते हैं माँ। समस्तिका उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, क्यों? आस्तिक अपना सर झुकाकर बोला, सब कहते हैं कि मेरे डैड नहीं है, सब लोगों के डैड स्कूल में आते हैं, लेकिन मेरे डैड स्कूल में नहीं आते। तो सब लोग मुझे अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं। मुझे उन बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। समस्तिका ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और बोली, ऐसे कैसे? आप स्कूल नहीं जाओगे? अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, तो आप अपने डैड की तरह कैसे बनोगे आस्तिक बेटा? आस्तिक उससे अलग हुआ और मासूमियत से बोला, जब आप चाहती हैं कि मैं अपने डैड की तरह बनूं, तो आप मुझे डैड के पास क्यों नहीं लेकर चलती माँ? डैड तो अच्छे इंसान है ना, आपने खुद कहा है कि वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उनसे दूर क्यों रह रहे हैं? समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ दिनों बाद हम डैड के पास चलेंगे बेटा, लेकिन फिलहाल तो हमें यहीं पर रहना है ना। आपको स्कूल भी जाना होगा, इसलिए जल्दी से आप अपना खाना फिनिश कीजिए और फिर माँ आपका होमवर्क करवाएगी। समस्तिका की बात सुनकर आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ओके माँ, आप कहती हैं तो मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ और फिर अपना होमवर्क करूंगा। देखना, मैं पढ़ लिख कर बिल्कुल डैड जैसा बनूंगा। जैसे डैड है ना, बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाले, 1 मिनट में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो मैं भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। समस्तिका हैरानी से बोली, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम है आस्तिक बेटा? आस्तिक मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ आपको पैसों की प्रॉब्लम रहती है ना माँ, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है,
इसलिए आप मुझे मेरी फेवरेट चीज़ नहीं दिलाती, लेकिन जब मैं बड़ा बन जाऊँगा, तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूँगा। उससे आप ना सिर्फ़ मेरी बल्कि आसी और अपनी फेवरेट चीज़ भी ले सकती हैं। उसकी बात सुनकर शमस्तिका की आँखों में नमी तैर गई। उसने अपने कंधे पर टंगा हुआ अपना पर्स साइड में रखा और बोली, "पहले आप बहुत बड़े आदमी तो बनिए आस्तिक। जिस दिन आप बहुत बड़े आदमी बन जाएँगे ना, उस दिन मेरी सारी ख्वाहिशें अपने आप पूरी हो जाएगी। अब जाइए जल्दी से अपना लंच फिनिश कीजिए।" उसकी बात सुनकर आस्तिक तुरंत वहां से चला गया। तभी किसी ने समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा तो समस्तिका एकदम से कांप उठी। समस्तिका के पीछे खड़ी लड़की मुस्कान समस्तिका के बिल्कुल सामने आकर बैठी और बोली, "तेरे लिए भी खाना लगा दूं?" समस्तिका ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, "नहीं, अभी नहीं, अभी फिलहाल मैं कुछ वक्त आशी के साथ बिताऊंगी, फिर मुझे वापस काम पर जाना है। बहुत सारे कस्टमर थे, सारा काम मैं किसी और को सौंप कर आई हूँ। इससे पहले कि मुझे ऑनर की डांट सुननी पड़े, मुझे काम पर वापस जाना पड़ेगा।" ये बोलते हुए वो सोफे से उठी और आशी के पास आई। उसने आशी को अपनी गोद में लिया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ आस्तिक था जो उसका दिल था और दूसरी तरफ आसी जो उस दिल की धड़कन थी। उसने आसी को अपने सीने से लगा लिया तो उसके सीने को जैसे ठंडक सी मिल गई। वो उसे लेकर सोफे पर आई और आसी जो अभी सिर्फ 4-5 महीने की थी, वो उसके सीने से अपना सर बार-बार लगाने लगी। उसे भूख लग रही थी इसलिए वो अपने होठों को हल्का-हल्का खोल रही थी। मुस्कान उसकी तरफ देखते हुए बोली, "तुम उसे दूध पिलाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।" "मैं जानती हूँ तुम्हारे पास टाइम कम है, लेकिन प्लीज जल्दी से खाना खा लेना। खाना खाए बिना मत जाना।" समस्तिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। मुस्कान जल्दी से वहां से उठी और किचन की तरफ चली गई। वो तकरीबन 5 मिनट में ही समस्तिका के लिए थाली लेकर आई, जिसमें उसके लिए खाना रखा हुआ था। समस्तिका आसी को ब्रेस्ट फीड कर रही थी और कुछ ही देर में जब उसने आसी को अपने सीने से हटाया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, "माँ आपसे बहुत प्यार करती है आसी बेटा, आप माँ की जान हो।" उसकी बात सुनकर आसी भी हंसने लगी, जैसे उसे जवाब दे रही हो। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, "तुम दोनों को किसी की नजर न लगे।" ये बोलते हुए उसने अपनी आंख से काला टीका निकाला और फिर आसी और समस्तिका दोनों के कान के पीछे लगा दिया। समस्तिका मुस्कुराते हुए अभी भी आसी की तरफ देख रही थी। तभी मुस्कान बोली, "तुम प्लीज जल्दी से खाना फिनिश कर लो, उसके बाद तुम्हें जाना होगा। तब तक मैं आसी को पालने में लिटा देती हूँ, कुछ ही झूले दूंगी, तो वो देखना कैसे गहरी नींद में सो जाएगी।" समस्तिका ने आसी को उसे दिया और मुस्कान आसी को लेकर झूले की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद समस्तिका ने अपना पूरा खाना फिनिश कर लिया था और वो एक बार फिर से अपना पर्स लेकर शोरूम के लिए निकल गई। वो एक साड़ियों के शोरूम में काम करती थी, जहाँ पर सुबह से लेकर रात तक उसकी ड्यूटी होती थी और वो पूरी तरह से थक जाती थी। लेकिन दिन में थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए मिल जाता था। जब वो घर पर आती थी, उसने शोरूम के ऑनर से स्पेशली परमिशन ले रखी थी क्योंकि आशी को भी संभालना जरूरी था। वो सुबह, दोपहर और रात के वक्त आशी को ब्रेस्ट फीड करा दिया करती थी और बाकी का टाइम मुस्कान उसे बोतल से दूध पिला देती थी और उसे संभाल भी लेती थी। मुस्कान वहां पर पढ़ने के लिए आई हुई थी, इसलिए उसे कुछ ज्यादा काम नहीं रहता था। कॉलेज भी कभी कभी आना जाना होता और ज्यादातर वो घर पर ही रहती। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बड़ी इंडस्ट्रीज आगाज इस वक्त अपने कैबिन में बैठा था। तभी तरुण उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, "सर, टेंडर की नॉमिनेशन लिस्ट निकल गई है। अब बस जल्दी से हमें कोटेशन वगैरह फिल करनी है ताकि टेंडर हमें ही मिले।" आकाश उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, "टेंडर हमें ही मिलेगा, बेशक से किसकी कोटेशन कैसी भी क्यों ना हो।" तरुण भी मुस्कुराकर बोला, "वो तो मैं जानता ही हूँ, आपके सामने कहाँ कौन खड़ा हो सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आपके राइवल्स की हिम्मत नहीं थी आपके सामने खड़े हो जाए। अब तो आपने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि जो आपका था वो भी आपने पीछे छोड़ दिया।" ये बोलते हुए उसका इशारा चौहान इंडस्ट्रीज की तरफ था। उसने चौहान इंडस्ट्रीज में से एक पैसा भी नहीं लिया था और आज 1 साल भी उसने बड़ी इंडस्ट्रीज को चौहान इंडस्ट्रीज से भी आगे कर दिया था। वो हल्का सा पीछे की तरफ हुआ और बोला, "लोग कहते हैं कि पैसों के पीछे भागो, लेकिन आगाज चौहान कहता है कि तुम्हारा काम ऐसा हो कि पैसे तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आए
जिंदगी में सब कुछ है, बस कमी है तो सिर्फ उसकी। ये बोलते हुए उसका एकदम से खिला हुआ चेहरा बिल्कुल मायूस हो गया था। वही तरुण उसकी बात का मतलब समझ रहा था। वो तुरंत बोला, वो भी आपके पास जरूर वापस आएंगी। आपको उम्मीद है ना उनके वापस आने की? तो देखना, आपकी उम्मीद एक दिन जरूर जीतेगी। आकाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियों से इशारा कर उसे बाहर जाने के लिए कहा। तरुण तुरंत वहां से चला गया और उसके जाने के बाद आकाश ने अपना सर पीछे सीट से टिका लिया और वो समस्तिका के बारे में सोचते हुए बोला, कहाँ हो तुम परी? ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी तुम कि मेरी गलतियों पर मुझे इतना ज्यादा नाराज हो जाओ कि मेरे पास वापस आओ ही ना। बचपन में मुझे तुम नमूना कहा करती थी। मैं जब तुमसे गुस्सा हो जाया करता था तो मुंह फुलाकर बैठ जाता था, लेकिन तुम मेरे पास आकर मुझे मना लेती थी और बोलती थी कि मैं तुम्हारा नमूना हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं रह पाती थी, तो अब मुझसे दूर कैसे रह पा रही हो? ये बोलते हुए उसकी आवाज में एक तरफ साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई थी। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजा और उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से हर्ष, जो आकाश का ही आदमी था, वो तुरंत बोला, सर मुझे समस्तिका मैडम के बारे में एक खबर मिली है। उसकी बात सुनकर आकाश तुरंत बोला, तो जल्दी बताओ ना, या फिर मुहूर्त निकालने का इंतजार कर रहे हो? उसका गुस्सा देखकर अब हर्ष ने सामने से बोलना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्रीज अमांस इस वक्त अपने कैबिन में बैठा था। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर की तरफ आया। वो आदमी कोई और नहीं, रजत मल्होत्रा था। रजत अमांस के सामने आकर बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने नॉमिनेशन लिस्ट देखी क्या? अमांस गुस्से से बोला, देख चुका हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, खबरी बनकर घूमते रहते हो सारा दिन। रजत गुस्से से बोला, मेरे सामने फालतू की बकवास मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें हरा रहा है तो इसका गुस्सा तुम मुझ पर कैसे उतार रहे हो? अमांस चीखते हुए बोला, उसे मेरा भाई मत कहो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रजत हंसा और बोला, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस बार अपने दुश्मन को हराने कैसे वाले हो? अगर नॉमिनेशन लिस्ट में टॉप पर उसका नाम है तो कहीं ऐसा ना हो कि टेंडर भी वो ले जाए। अमांस ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, फालतू की बकवास मत करो। इस बार मैं ऐसी कोटेशन भरूंगा कि वो आकाश देखता रह जाएगा। एक साल में उसने इतना सब कुछ हासिल कर क्या लिया? उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है, लेकिन ये अमांस चौहान भी चौहान खानदान का खून है और अब मैं उसे किसी भी कीमत पर हरा कर रहूंगा। पिछले एक साल से उसका एटीट्यूड देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसके सामने दबने नहीं वाला। रजत तुरंत बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे। उसे सामने से हराना बहुत मुश्किल है, बहुत दिमाग चलता है उसका। लेकिन अगर उसे हराना है तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि वार सामने से नहीं, पीछे से हो और ऐसा हो कि उसे बचने का मौका ही न मिले। उसकी बात सुनकर अमान सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। वो तुरंत बोला, कहना क्या चाहते हो? रजत डेविल स्माइल के साथ बोला, अरे लाखों गाड़ियां रोड पर चलती हैं और लाखों धमाके होते हैं। सोचो अगर एक आध धमाके उस आगाज चौहान की गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाए तो? उसकी बात सुनकर अमांस के चेहरे पर भी सातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो जोरों से हंसते हुए बोला, मुझे तो लगता है उस आगाज चौहान से ज्यादा दिमाग तुम्हारा चलता है। रजत तिरछा मुस्कुराया और बोला, वो तो चलाना ही पड़ेगा। आज तक नहीं भूला हूँ मैं उस दिन को जब उसने सबके सामने मुझे जलील किया था। ये बोलते हुए रजत के चेहरे पर आगाज के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी और अमांस के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट थी। रजत उस वक्त को याद कर रहा था जब आगाज ने अपना बिजनेस नया नया शुरू किया था और वो एक पार्टी में आया था। वो पार्टी जहाँ पर सभी टॉप बिजनेसमैन को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त आगाज की इंडस्ट्रीज इतनी टॉप पर नहीं थी। लेकिन उसकी पहचान और उसका रुतबा ही काफी था उसे उस पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करने के लिए। रजत और अमांस दोनों इस वक्त अमांस के कैबिन में बैठे थे और रजत उस वक्त को याद कर रहा था जब आगाज ने उसे सबके सामने जलील किया था और अब उस चीज का बदला वो लेने के बारे में सोच रहा था। तकरीबन 7 से 8 महीने पहले जब आगाज की शुरू की हुई बड़ी इंडस्ट्रीज अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंची थी जिस मुकाम पर चौहान इंडस्ट्रीज होती थी। उस वक्त आगाज को एक इवेंट पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था।
और उस इवेंट में रजत और अमांस दोनों इनवाइट हुए थे, लेकिन नॉर्मल गेस्ट के तौर पर। वहां पर आकाश जब चीफ गेस्ट की चेयर पर बैठने लगा तो रजत, जिसके हाथों में जूस का गिलास था, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े इवेंट में भिखारियों को भी बुलाया गया है। उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो चेयर पर बैठने वाला था, लेकिन अब वो चेयर पर नहीं बैठा बल्कि रजत के सामने आकर खड़ा हो गया। अमांस भी वहां पर उन दोनों के करीब आया और बोला, भिखारियों को तो यहाँ पर बुलाना ही था। इतना बड़ा इवेंट है, सब लोग रईस और इज्जतदार है, कोई तो होना चाहिए जिसे जलील भी किया जाए। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आगाज चौहान यहाँ पर जलील होने के लिए आया है। उन दोनों की बातें लगभग से वहां पर सबको सुनाई दे रही थी और सब लोग हैरान थे कि वो दोनों जाकर उससे इस तरह से बात भी कैसे कर सकते हैं। भले ही आगाज ने अभी अभी अपना काम शुरू किया है, लेकिन अभी भी उसका रुतबा और उसका नाम बिल्कुल वैसा ही कायम था जैसा पहले था। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शेर अगर 2 दिन शिकार नहीं खेलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर से भीगी बिल्ली बन जाएगा। शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो अगला कदम उसकी दहाड़ जितना तेज होता है, और तुम जैसे शिकार कहीं आसपास में नजर नहीं आते। खैर, तुम लोग बातों से नहीं मानोगे, वो क्या है ना, बच्चे हो तुम दोनों, तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। उसकी बात सुनकर रजत और अमांस दोनों के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। तभी आगाज ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और उसने सामने ही मिस्टर मेहता नजर आए, जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे और उनका मुंबई में बिजनेस टॉप पर था। उस इवेंट में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, वो उन्हीं के हाथ में था। आगाज ने चुटकी बजाई और मिस्टर मेहता को अपने पास आने का इशारा किया तो मिस्टर मेहता तुरंत वहां पर आए और अपनी पॉकेट में से अपना रुमाल निकालकर अपना पसीना साफ करने लगे, क्योंकि आगाज का गुस्सा वो साफ महसूस कर सकते थे। आगाज उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आपको इन जैसे लोगों को इस इवेंट में बुलाना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया? अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचा होता। खैर, आपने नहीं सोचा, लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा। आप लोग अपना इवेंट एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ और आइंदा मुझे किसी इवेंट में तभी बुलाइएगा जब ऐसे कुत्ते वहाँ पर मौजूद ना हो, बिकॉज कुत्तों से मुझे एलर्जी है। उसकी बात सुनकर बाकी सब और भी ज्यादा हैरान थे। आगाज लोगों की इंसल्ट बहुत अच्छी तरह से करता है, ये तो सब जानते थे, लेकिन इतना जबरदस्त आज वो पहली बार अपनी आंखों से देख रहे थे। आगाज वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मिस्टर मेहता उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोले, प्लीज मिस्टर चौहान, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे शायद आपके स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रहा, लेकिन आपको जिन लोगों से एलर्जी है मैं अभी उन्हें यहाँ से बाहर निकलवा देता हूँ। उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वही बाकी सब हैरानी से बस मिस्टर मेहता को देखते रहे। वो अब तुरंत अमांस और रजत के सामने आकर खड़े हुए और बोले, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब आप लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। रजत और अमांस दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रजत मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह की बकवास। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही मिस्टर मेहता बोले, प्लीज मिस्टर रजत मल्होत्रा, आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुलाकर आपको यहाँ से बाहर निकलवाऊं, इसलिए प्लीज आप खुद ही यहाँ से चले जाइए। ना बात आगे बढ़ेगी और ना ही आपको सबके सामने इंसल्ट होना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रजत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अमांस रजत की तरफ देखते हुए बोला, कर ली तुमने इसकी इंसल्ट? मुझे उसकी तो नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत का कचरा बनता हुआ यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे रजत भी वहां से निकल गया। उन्हें जाते हुए देखकर आगाज के चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। इन सब बातों को याद करते हुए रजत गुस्से से कांप रहा था। तभी अमांस उसे देखा और बोला, तुम फिक्र मत करो, इन सब चीजों का बदला अब लिया जाएगा। तुमने जो प्लान बनाया है वो एकदम मस्त है, बस इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रजत मुस्कुराया और बोला, तुम फिक्र मत करो, ये भी मैंने सोच रखा है।
अमांस उसे सवालिया नजरों से देखने लगा और फिर रजत ने उसे कुछ कहा जिसे सुनकर अमांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ परी इंडस्ट्रीज आगाज तेज कदमों से अपने ऑफिस से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर इंडस्ट्रीज से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो एक खुले मैदान में आया जहां पर एक प्राइवेट जेट अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार थी। जैसे ही वो वहां पर आया, तरुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपको कंफर्म है क्या सर? आपको जो लोकेशन मिली है समस्तिका मैडम वहां होंगी। आकाश तुरंत बोला, बेशक से कंफर्म है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 1% चांसेस भी है मेरी परी के वहां पर होने की तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके सर, फिलहाल आपके जाने के सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। आप बाकी सब मुझे फोन पर बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से बाकी के अरेंजमेंट भी करवा दूंगा। आगाज ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो प्राइवेट जेट अपनी उड़ान भर चुका था। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में समस्तिका इस वक्त अपने शोरूम पर थी। तभी उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर मुस्कान लिखा हुआ था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से मुस्कान ने कुछ कहा जिसे सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा और वो पूरी तरह से घबरा उठी। वो जल्दी से बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी 10 मिनट में पहुंचती हूँ। वो बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया। वहीं उसकी ऑनर उसकी घबराहट देखकर बोली, क्या हुआ समस्तिका, सब कुछ ठीक तो है? समस्तिका रोते हुए बोली, कुछ भी ठीक नहीं है दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे जल्दी में जाना होगा। ये बोलकर वो तुरंत अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। उसकी ऑनर अंजलि जी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, समस्तिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक रखना। जब से ये लड़की कश्मीर में आई है तब से इसे देख रही हूँ, हमेशा स्ट्रगल करती रहती है, हमेशा अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अपनी खुशी का ख्याल ही नहीं रखती। और अब पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आ गई इसे, इसे हर प्रॉब्लम से बचाए रखना भगवान जी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए थे। वहीं समस्तिका ने शोरूम से बाहर आकर जल्दी से ऑटो लिया और तुरंत वहां से घर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो अपने घर के बाहर पहुंची और तुरंत ऑटो से बाहर निकलकर सीधा घर के अंदर आई। अंदर आते ही उसे आस्तिक का रोना सुनाई देने लगा। आस्तिक को रोते हुए देख उसका दिल और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो आगे की तरफ आई तो उसकी नजर मुस्कान पर गई, जहां पर उसने आसिक को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो आस्तिक की पीठ को सहला रही थी। समस्तिका जल्दी से आगे की तरफ आई और बोली, क्या हुआ आसिक को, आसिक ठीक तो है ना? मुस्कान परेशान होते हुए बोली, पता नहीं पर पूरा 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में उसने 3-4 बार वॉमिट कर ली। ऐसा तो ये कभी नहीं करती। मैं इसे दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ और ये सारा दूध बाहर निकाल देती है और ऊपर से रोए जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो ये कभी ऐसा नहीं करती थी। समस्तिका ने परेशान होते हुए आसी को अपनी गोद में लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आसी अभी भी रो रही थी। लेकिन आसी चुप हो ही नहीं रही थी। समस्तिका ने उसे अपने सीने से लगाया। उसकी खुद की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, प्लीज आसी बेटा, चुप हो जाओ ना। क्या हुआ आपको, अब मम्मा को बताओ, आप क्यों रो रही हो? उसके सवालों का आसी क्या ही जवाब देती। वो जवाब देने लायक ही नहीं थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट बीत गए, लेकिन आसी का रोना चुप नहीं हुआ। समस्तिका की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे। मुस्कान उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें आशी को अस्पताल लेकर चलना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मुस्कान की बात सुनकर समस्तिका एकदम से कांप उठी। वो जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आशी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी आशी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी आशी बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। मुस्कान उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं जानती हूँ तू इस वक्त क्या सोच रही है समस्तिका, लेकिन हमें डॉक्टर के पास तो चलना होगा ना। समस्तिका रोते हुए बोली, लेकिन अगर डॉक्टर ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो? उसकी बात सुनकर अब मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। आस्तिक रोते हुए बोला, क्या आसी मर जाएगी माँ? उसका सवाल सुनकर समस्तिका का चेहरा
एकदम गुस्से से काँप उठा और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आस्तिक। ये बोलते हुए उसने आस्तिक पर अपना हाथ उठाने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ कर दिया था, लेकिन फिर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो एक बच्चे की तकलीफ देखकर दूसरे बच्चे पर कैसे अपना हाथ उठा सकती थी। उसने तुरंत आस्तिक को भी अपने सीने से लगाया और बोली, नहीं, आशी को कुछ भी नहीं होगा, हमारी आशी को कुछ भी नहीं होगा। ये बोलते हुए वो भी रो पड़ी थी। वो अब खुद को संभालते हुए ऊपर की तरफ उठी और बोली, मुझे आशी को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। मुस्कान ने जल्दी से आस्तिक को संभाला और उसके साथ समस्तिका के पीछे पीछे आई। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर आशी का चेकअप कर रहे थे। तकरीबन आधा घंटा बीत गया था, लेकिन आशी का रोना अभी भी चुप नहीं हुआ था, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो और वो दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। समस्तिका जो इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी थी, वो आशी का रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए तुरंत अंदर की तरफ चली गई। वहीं डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, प्लीज आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। समस्तिका रोते हुए उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, प्लीज प्लीज डॉक्टर, मेरी आशी को बचा लीजिए। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था मिसेज चौहान कि आपकी बेटी की किडनी में प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा महंगा है। ऐसे में आपको मैंने पहले ही वक्त दे दिया था, लेकिन आपकी बच्ची 3 महीने की हो गई है। अभी तक आपने इन बातों पर गौर ही नहीं किया। देखिए, नतीजा आपके सामने है। अगर पहले इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाता तो आज दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। समस्तिका तुरंत रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज मेरी आशी को बचा लीजिए। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैरों। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुकने लगी, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसे रोकते हुए बोले, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मिस्टर चौहान, जो कुछ करना है वो सीनियर डॉक्टर करेंगे। और आप जानती हैं कि सीनियर डॉक्टर फ्री में कुछ भी नहीं करते हैं। उन्होंने आपको ऑपरेशन का खर्चा बता दिया है और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, वरना प्लीज आप कोई और हॉस्पिटल देख लीजिए। ये बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ चले गए और समस्तिका वहीं पर खड़ी रह गई। उसका दिल धक से रह गया था और वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गई थी। आशी का रोना अभी भी जारी था। डॉक्टर सच ही बोलकर गए थे कि आशी की हालत के बारे में उन्होंने समस्तिका को पहले ही बता दिया था, लेकिन समस्तिका आशी का इलाज कैसे करवाती? उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो आशी का इलाज करवा पाती, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द सारे पैसे जुटा पाए, लेकिन उसके लिए कहाँ पॉसिबल था इतने सारे पैसे इकट्ठा करना। अभी भी आशी का ट्रीटमेंट कर रही थी। उन्होंने आशी को इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे उसका दर्द अब कुछ देर के लिए ठीक होने वाला था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और उसका सिर्फ एक ही इलाज था, आशी का ऑपरेशन, जिसके लिए चाहिए थे समस्तिका को बहुत सारे पैसे। मुस्कान इमरजेंसी वार्ड के अंदर की तरफ आई। जैसे ही उसने समस्तिका को देखा, उसका भी दिल धक से रह गया। वो समस्तिका के पास आई और बोली, अब हमें आशी का ट्रीटमेंट करवाना ही होगा समस्तिका। समस्तिका ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन कैसे करवाऊं मैं अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट मुस्कान? मेरे पास इतने पैसे, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मुस्कान बोली, तुझे मुंबई वापस लौटना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। समस्तिका मुस्कान की तरफ देख रही थी, जो उसे वापस मुंबई जाने के लिए बोल रही थी, ताकि मुंबई जाकर समस्तिका आशी का इलाज करवा सके। आशी को इलाज की सख्त जरूरत थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, जो मुंबई जाकर ही पूरी हो सकती थी। लेकिन समस्तिका मुस्कान की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। जब वो पहले मुंबई में आगाज के साथ थी, तो आगाज हर बार उस पर यही इल्जाम लगाया करता था कि वो गोल्ड डिगर है। ऐसे में अगर वो पैसों के लिए वहां पर जाएगी तो ये इल्जाम लगाना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आगाज एक बार फिर से उसे गोल्ड डिगर कहेगा, उसे बार बार यही जताएगा कि शायद वो अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है चौहान फैमिली से पैसे लेने के लिए, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसके अलावा भी उसके दिल में एक डर था। आस्तिक आगाज का बेटा नहीं था। आशी की रगों में आगाज का खून दौड़ रहा था।
ऐसे में अगर आगाज ने आशी को उससे छीन लिया तो ये सोच उसके दिल में जैसे ही आई, उसने तुरंत अपना सर झटकाया और बोली, नहीं, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी मुस्कान। मुस्कान ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन क्यों समस्तिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा मुंबई जाना ही तुम्हारे पास एक लास्ट ऑप्शन है। अगर आशी को कुछ हो गया तो? समस्तिका जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं, मैं आशी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी तरह पैसे जुटाऊंगी, लेकिन मैं आशी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ भाग गई। मुस्कान आशी की तरफ देख रही थी, जो बेड पर लेटी हुई थी। फिलहाल उसकी आंखें बंद थी। वो नींद में थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाए थे। इसके अलावा उसे चुप करवाने का और कोई इलाज ही नहीं था। लेकिन उसे आशी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने आशी के पास आकर उसके सर पर अपना हाथ रखा और बोली, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती बच्चे, तो मैं जरूर करती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर करूँ तो करूँ भी क्या? कैसे मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा तुम्हारा इलाज किसी और तरह से हो सकता है। मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए वो सोच ही रही थी कि वो आशी के लिए क्या कर सकती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो खुद से ही बोली, क्या हुआ अगर समस्तिका मुंबई नहीं जा सकती? मैं तो कुछ ऐसा कर सकती हूँ ना जिससे मुंबई वाले लोग यहाँ पर आ जाए। समस्तिका के हस्बैंड का नाम क्या था उनका? आगाज चौहान। हाँ, अगर मैं उन्हें किसी तरह इन्फॉर्म कर दूँ। समस्तिका ने एक बार मुझे उनके बारे में बताया था और अपनी फैमिली के बारे में भी। मुझे उनसे किसी भी तरह कांटेक्ट करना होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा था। उसे भी आशी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी मुस्कान इमरजेंसी वार्ड के बाहर आई और आस्तिक के बिल्कुल पास आकर बैठ गई। आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, आशी ठीक तो है ना मासी? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मुस्कान उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप आशी से बहुत प्यार करते हो ना बेटा? आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया। मुस्कान एक बार फिर से बोली, क्या आप चाहते हो कि आशी बिल्कुल ठीक हो जाए? आस्तिक तुरंत बोला, हाँ मासी, मुझे आशी को बिल्कुल ठीक करना है, लेकिन मुझे पता है माँ के पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर आशी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं ना। काश हम मुंबई में होते। आपको पता है वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा था। घर पर इतने सारे नौकर चाकर भी थे। माँ को कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर तो माँ को नौकरी करनी पड़ती है ताकि वो मुझे और आशी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन फिर भी वो सब चीज हमें नहीं मिलती है जो हमें मुंबई में मिलती थी। काश हम सब मुंबई में होते तो कितना अच्छा होता ना। आशी भी अब तक ठीक हो जाती। मुस्कान हल्का सा मुस्कुराई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, अब भी आशी बिल्कुल ठीक हो सकती है बेटा, अगर आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। आस्तिक ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुस्कान तुरंत बोली, क्या आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ याद है? उनका एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर? उसकी बात सुनकर आस्तिक सोच में पड़ गया। मुस्कान परेशान होते हुए बोली, अगर मैं नेट से तुम्हारे डैड की इंफॉर्मेशन निकालूंगी तो वो सिर्फ उनका नाम या फिर उनका ऑफिशियल एड्रेस बताएगी, लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे उनका नंबर चाहिए जिससे मैं जल्द से जल्द तुम्हारे डैड के पास पहुंच जाऊं। उसकी बात सुनकर आस्तिक सोच में पड़ चुका था कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ याद आया। वो तुरंत बोला, मुझे डैड का नंबर याद है, क्या आप डैड को फोन करेंगी? एक बार मैंने डैड को फोन मिलाया था, लेकिन तब माँ को पता चल गया था तो माँ ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी डैड को फोन नहीं करूंगा, इसलिए मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता। लेकिन आप तो उन्हें फोन कर सकती है ना? मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। वो तुरंत बोली, तो फिर तुम इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? तुम जल्दी से मुझे अपने डैड का नंबर दो। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और आस्तिक की तरफ देखने लगी। आस्तिक के छोटे से दिमाग पर अब हद से ज्यादा लोड आ चुका था। जब उसने आगाज को फोन मिलाया था तब उन्हें आगाज से दूर हुए तकरीबन एक ही महीना हुआ था। तब तो उसे आगाज का नंबर अच्छे से याद था, लेकिन अब उसे वो नंबर अच्छे से याद नहीं था। लेकिन वो फिर भी ट्राई करते हुए बोला, आगे कुछ याद नहीं आ रहा मासी। मुस्कान परेशान होते हुए बोली, प्लीज प्लीज बेटा, याद करने की कोशिश करो ना, तुम्हें याद आ जाएगा। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो।
प्लीज अपने डैड का नंबर याद करो ना। आस्तिक ने एक बार फिर से अपने दिमाग पर लोड डाला और बोला, 987654। मुझे सच में आगे का नंबर नहीं याद आ रहा। मुस्कान ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और बोली, ज्यादा लोड मत लो, कोई बात नहीं, अभी याद नहीं आ रहा तो 5-10 मिनट बाद दोबारा ट्राई करना, तुम्हें तुम्हारे डैड का नंबर जरूर याद आएगा। अगर एक बार हमें तुम्हारे डैड का नंबर मिल गया ना तो देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बोलकर उसने आस्तिक को अपने सीने से और भी ज्यादा कस लिया था। वहीं आस्तिक उसके सीने से लगकर आगाज के नंबर के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अपने शोरूम में वापस आई जहां पर वो जॉब करती थी। उसने वहां आते ही अंजलि जी से बात करते हुए कहा, मुझे 5 लाख उधार चाहिए दीदी, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अंजलि जी हैरानी से बोली, लेकिन तुम तो जानती हो समस्तिका कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कितने वक्त से तो साड़ियों का बिजनेस भी घाटे में चल रहा है, मुश्किल से गुजारा होता है। मेरे लिए तो फिलहाल साड़ियों का अगला कंसाइनमेंट मंगवाना ही मुश्किल हो रखा है, तो फिर मैं तुम्हें पैसे वो भी इतने सारे कैसे दे सकती हूँ। उनकी बात सुनकर शमस्तिका बिल्कुल मायूस हो गई। हालांकि वो जानती थी कि साड़ियों का काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए शायद ही अंजलि जी उसकी मदद कर पाए, लेकिन फिर भी वो बड़ी उम्मीद के साथ आई थी। अंजलि जी उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दुआ करूंगी। ये बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ चली गई और शमस्तिका की आंखों से आंसू बह गए। वहीं दूसरी तरफ शिमला में आगाज इस वक्त एक घर के सामने खड़ा था जहां पर दरवाजा बंद था। उसने डोरबेल बजाई और एक लड़की ने दरवाजा खोला। आगाज उस लड़की को गौर से देखने लगा। वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए बोली, किससे मिलना है आपको? आगाज तुरंत बोला, वो मुझे पढ़ी, मेरा मतलब है समस्तिका। मेरे कहने का मतलब है, क्या यहाँ पर एक लड़की रहती है, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होगा, तकरीबन 5 से 6 साल का। वो लड़की तुरंत अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं, यहाँ पर ऐसी तो कोई लड़की नहीं रहती, आप कहीं और चेक कर लीजिए। आगाज जल्दी से बोला, लेकिन मुझे यही एड्रेस मिला है। वो लड़की गुस्से से बोली, मैंने कहा ना यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं रहती, तो आपको समझ में नहीं आता क्या? आगाज गुस्से से उसे देखकर वहां से पीछे की तरफ हट गया। उस लड़की ने जोर से दरवाजा बंद किया और आगाज बस उस दरवाजे की तरफ देखता ही रह गया। वो तुरंत अब बाहर की तरफ आया। वो सोच रहा था कि वो कैसे पता लगाए कि स्वस्तिका और आस्तिक यहाँ पर रहते हैं या नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और स्वस्तिका और आस्तिक दोनों की फोटो निकालकर वहाँ आसपास के लोगों से पूछने लगा, लेकिन वहां पर समस्तिका रहती ही नहीं थी। तो भला उसे समस्तिका के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी कैसे मिलती? किसी ने उसे जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन भिजवाई थी ताकि उनके इरादे पूरे हो सके, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि अमांस और रजत ही थे। ये सारा प्लान रजत का बनाया हुआ था। थक हार कर आगाज वहां से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने प्राइवेट जेट की तरफ जाने लगा। उसे जल्द से जल्द वापस मुंबई जाना था। वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन तभी अचानक से ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही है। आगाज जो अपने फोन पर समस्तिका और आस्तिक की फोटो देख रहा था, वो तुरंत ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही? ड्राइवर तुरंत बोला, सर मैं गाड़ी की ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लग ही नहीं रही। बेशक से आप खुद चेक कर लीजिए। ये देखिए। ये बोलकर वो सच में ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जिसने अभी अभी रजत को फोन किया था, वो फोन पर बात करते हुए बोला, आपका काम हो गया सर, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब वो आदमी मुंबई वापस नहीं आएगा, बस उसकी लाश वापस आएगी। उसकी बात सुनकर रजत जोरों से हंसने लगा। इस वक्त फोन स्पीकर पर था, इसलिए उस आदमी की बात अमांस ने भी सुनी और अमांस तिरछा मुस्कुराया। रजत ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अमांस रजत की तरफ देखते हुए बोला, अब आएगा मजा। अब तो ना चाहते हुए भी सारी प्रॉपर्टी दादाजी को मेरे नाम करवानी ही पड़ेगी। जब से वो समस्तिका गई है, तब से मेरी जिंदगी में तूफान मचा हुआ है। पहले वो सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठी थी, उसके जाने के बाद भी वो कब्जा खत्म नहीं हुआ। सारी प्रॉपर्टी आगाज के नाम हो गई थी और आगाज ने वो सारी प्रॉपर्टी एक बार फिर से
समस्तिका के नाम कर दी। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मिला तो सिर्फ ये बिजनेस जिसका एक भी डिसीजन मैं अपनी चॉइस से नहीं ले सकता। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, फिक्र मत करो, अब जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से ही होगा। अमांस एक बार फिर से हंसा। वहीं दूसरी तरफ आकाश अब खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो ड्राइवर साथ वाली सीट पर बैठा था। ड्राइवर आकाश की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। आकाश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हारी बकवास की वजह से मेरी जान भी जाएगी। और मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुझे मेरी परी और मेरा आस्तिक चाहिए। मुझे उनके लिए जीना है। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से शमस्तिका और आस्तिक को याद कर रहा था और उसका चेहरा हल्का सा खिला हुआ था। उन दोनों को याद करते हुए ही जैसे उसका दिल खुश हो जाता था। वो तो समस्तिका और आस्तिक में खोया हुआ था, लेकिन उसे देखकर ड्राइवर की जान निकल रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं सच में वो मर न जाए और उसका डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया। जब गाड़ी चलाते हुए आकाश ने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी को बहुत ज्यादा स्मूथली ड्राइव करने लगा, जैसे बिना आंखें खोले भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। कुछ ही देर बाद अचानक से गाड़ी के बोनेट से जोर से आवाज आई। उनकी गाड़ी पेड़ से जा टकराई थी, लेकिन कुछ इस तरह से कि ना ही आगाज को कोई चोट आई और ना ही उस ड्राइवर को। वो ड्राइवर हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगा और बोला, ये तो आपने चमत्कार कर दिया सर। ये आपने कैसे किया? अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो हम दोनों की जान चली जाती, लेकिन अब तो हम दोनों को एक चोट भी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? आगाज मुस्कुराया और बोला, जब किसी का प्यार हमारे साथ हो ना, तो सब कुछ हो सकता है। भले ही मेरी परी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका प्यार मेरे पास है। मैं उसे फील कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसका चेहरा एक बार फिर से खिला खिला नजर आ रहा था। अब वो गाड़ी से बाहर निकला और फिर कुछ ही देर में वो अपने प्राइवेट जेट में पहुंच चुका था, जो वापस मुंबई के लिए निकल गया था। वहीं जैसे ही रजत के आदमी ने दोबारा रजत को कॉल करके सब कुछ बताया, रजत गुस्से से बौखलाने लगा। इस वक्त उसका मन तो ये कर रहा था कि वो खुद आगाज के पास जाए और अपने हाथों से उसकी गर्दन दबा दे, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कर नहीं सकता था। अमास जो अब उसके साथ नहीं था, उसने रजत को कॉल किया ये जानने के लिए कि सच में आगाज मर गया या नहीं। तो जब रजत ने उसे सब कुछ बताया, तो अब अमांस भी गुस्से से पागल हो गया। वो दांत पीसते हुए बोला, ये आगाज तो पता नहीं कब मरेगा। लगता है इसकी किस्मत में मरना लिखा ही नहीं। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसने सामने रितिका की तरफ देखा, जो भर भर कर शॉपिंग कर रही थी, लेकिन जिस हिसाब से वो शॉपिंग कर रही थी, अमांस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी पेमेंट करेगा कैसे। लेकिन वो रितिका को मना भी नहीं कर सकता था, वरना रितिका उसकी जान ले लेती।